जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने जितने भी विश्व या भारत के पहले या प्रथम या बड़े थे उनसे संबंधित क्वेश्चन किए थे और मेजर साइट्स के बारे में देखा था और प्रमुख जो पर्सनालिटीज है कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी क्वेश्चन को देखा था। आज हम क्या करेंगे दोस्तों, मिसलेनियस से संबंधित यानी कि स्टैटिक जीके का जो मिसलेनियस से संबंधित क्वेश्चन होगा उनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा लगभग दोस्तों 200 क्वेश्चन के आसपास है। तो ये क्या होगा, 2 क्लास में चलने वाला है। एक आज हम करेंगे, कल इसे क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम शुरू से क्या करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह शुरू से लेके चलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों हम लोग साथ ही साथ करते चलेंगे, जिससे फिर कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल क्या है दोस्तों, मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत टीका डैश द्वारा रची गई थी। डैश द्वारा, यानी कि दोस्तों जो भगवत गीता है उसको मराठी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। तो किसने किया था दोस्तों, ये ज्ञानेश्वर ने किया था। किसने? ज्ञा- ज्ञानेश्वर ने किया था। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जो एमपी के खजुराहो मंदिर है दोस्तों, एमपी की खजुराहो मंदिर है, वहीं पे क्या है, ये कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण डैश ने करवाया था। डैश ने, यानी कि दोस्तों लाहौर में जो जो बादशाही मस्जिद है, जो कि अभी कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। जातीय भाषाई समुदाय बोडो निम्न में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्य निवासी है? प्रदेश का मूल्य निवासी थे। तो देखिए दोस्तों, बोडो और डोंगरी की बात करें, बोडो डोंगरी जो बोडो भाषा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, बोडो भाषा है। बोडो भाषा है, ये हमारा पहले दोस्तों, पहले हमारा भाषा में नहीं था, भाषा में था, लेकिन जो 22 जो 8वें शेड्यूल के अंदर 22 भाषा है, उस 22 भाषा में इसको शामिल बाद में किया गया है। तो ये क्या है, बाद में, यानी कि 2002 के आसपास में इसको शामिल किया गया है। तो बोडो हमारा कहाँ का है दोस्तों, जो सेवन सिस्टर कंट्री है दोस्तों, सेवन सिस्टर किसको बोलते हैं, जो आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे के सारे क्या होता है, सेवन सिस्टर कहलाते हैं। सेवन सिस्टर कहलाते हैं। तो ये उधर बोडो भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों असम क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? सबसे बड़ा भाषा परिवार है, यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाला कौन सा परिवार है? कौन सा परिवार है? तो यहाँ पे दोस्तों चीनी तिब्बत, चीनी तिब्बत क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले प्रवासी हैं? भारत में आने वाले प्रवासी यानी कि किस देश से आके बसा है? तो वो कौन, चकमा शरणार्थी कौन है दोस्तों, बांग्लादेशी हैं। कौन है? बांग्लादेशी हैं। निम्न में दो भाषा की कौन सी शाखा हिंदू निम्न में से भाषा की कौन सी शाखा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। तो ये हमारा कौन है दोस्तों, फिनो उग्रिक है। फिनो उर्गिक है। फिनो उग्रिक है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय नृत्य भाषा का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमने हमने पहले इसके बारे में बात कर ली है दोस्तों। तो शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। तो शास्त्रीय भाषा कितना है दोस्तों, 6 है। शास्त्रीय भाषा कितना है, 6 है। तो सबसे पहला शास्त्रीय भाषा की बात करें दोस्तों, तो वो क्या है, तमिल है। क्या है, तमिल है। और तमिल को शास्त्रीय भाषा में कब शामिल किया गया है, तो 2004 में शामिल किया गया है। उसके बाद दूसरी हमारा दोस्तों शास्त्रीय भाषा है वो कौन सा है, संस्कृत है। और संस्कृत को कब शामिल किया गया है, 2005 में शामिल किया गया है। और तीसरी की बात करें दोस्तों, तो तीसरी हमारे तीसरे में दो भाषा आ जाता है, एक कन्नड़ आता है,
कन्नड़ और तेलुगु, कन्नड़ और तेलुगु, कन्नड़ को कब शामिल किया गया है? 2008 में। और तेलुगु को कब शामिल किया गया है? तेलुगु को कब शामिल किया गया है? 2008 में ही शामिल किया गया है। कितना हो गया हमारा? 1 2 3 4। और पांचवा की बात करें दोस्तों, तो पांचवा भाषा हमारा कौन सा है? मलयालम है। कौन सा है? मलयालम है। मलयालम है। और मलयालम को कब शामिल किया गया दोस्तों? तो ये 2013 में शामिल किया गया है, शास्त्रीय भाषा में 2013 में शामिल किया गया है। और अंतिम भाषा जो दोस्तों जो लेटेस्ट में शामिल किया गया है वो क्या है? उड़िया भाषा है। कौन सा है? उड़िया है। और उड़िया को कब शामिल किया गया है? तो 2014 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 2014 में शामिल किया गया है। तो शास्त्रीय भाषा कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। शास्त्रीय भाषा कितना हो गया? 6 हो गया। पहला तमिल भाषा 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में थी। ये क्या है दोस्तों? 6 हमारा शास्त्रीय भाषा है। अब क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, उड़िया हमारा क्या शास्त्रीय भाषा है? बिल्कुल है। कन्नड़, कन्नड़ हमारा शास्त्रीय भाषा है? बिल्कुल है। मलयालम हमारा शास्त्रीय भाषा है? बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों क्या बांग्ला हमारा शास्त्रीय भाषा है क्या? बांग्ला हमारा शास्त्रीय भाषा नहीं है। बांग्ला हमारा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोवा मक्का देश राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, पोवा पहाड़ी की बात करें तो, और गरुड़ाचल गरुड़ाचल पहाड़ी की बात करें तो ये आसाम साइड में है। कहाँ पर है? आसाम साइड में है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो अभी हमने बताया दोस्तों, क्या संस्कृत शास्त्रीय भाषा है? बिल्कुल है। तमिल शास्त्रीय भाषा है? बिल्कुल है। तेलुगु हमारा शास्त्रीय भाषा है? बिल्कुल है। लेकिन मराठी जो है दोस्तों शास्त्रीय भाषा हमारा नहीं है। अभी हमने दोस्तों इसके बारे में चर्चा किया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है? तो संस्कृत आती है, हिंदी, प्राकृत, पाली बिल्कुल नहीं आती है। संस्कृत सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी कहा जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। निम्न में से किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी कहा जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या देखा, जैसे कि हमने 6 शास्त्रीय भाषा के बारे में पढ़ा। पहला भाषा क्या था? संस्कृत था। संस्कृत था। पहला भाषा क्या है दोस्तों? संस्कृत देखा। फिर तमिल हम लोगों ने देखा। पहले क्या था हमारा? संस्कृत, तमिल, मलयालम, मलयालम, कन्नड़, कन्नड़, उड़िया, क्या होता है? उड़िया, ये है था, ये भाषा था। एक एक हमारा क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पे? तेलुगु। क्या हो जाता है? तेलुगु। तेलुगु क्या होता है दोस्तों? तेलुगु। अब यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो तेलुगु हमारा देखिए सब क्या होता है लास्ट में? स्वर, स्वर, स्वर अक्षर है, स्वर अक्षर है, ओ सॉरी व्यंजन है, व्यंजन अक्षर है, व्यंजन अक्षर है, व्यंजन अक्षर है, व्यंजन अक्षर है। लेकिन यहाँ पे हरसहु लगा है, यानी कि तेलुगु क्या है? हरसहु या दुर्गहु क्या लगा हुआ है? तेलुगु स्वर अक्षर लगा हुआ है। शब्द के अंत में क्या है? स्वर अक्षर से समाप्त हो रहा है। इसीलिए इसे पूर्व इतालवी के नाम से जाना जाता है। तो तेलुगु यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन पुस्तकों में मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। डैश के रूप में जाना जाता है। तो वो दोस्तों इंजील के रूप से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इंजील के रूप में जाना जाता है। कांगड़ी भाषा भारत के इनमें से किस राज्य में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है? अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है। तो कांगड़ी भाषा दोस्तों अधिकतर जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। अभिप्रेरणा के मनोवैज्ञानिक में संतुलन सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तावित अभिवृत्ति परिवर्तन का एक सिद्धांत है। यानी कि दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था? ये जो सिद्धांत था किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रिट्ज हेडर द्वारा दिया गया था। फ्रिट्ज हेडर द्वारा दिया गया था सिद्धांत यह।
निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जैसे कि जब हम जन गण मन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ऊचल जलद तरंगा तब सुमें जन गण मन जब पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा जन गण मन में क्या आता है, एक द्रविड़ आता है, द्रविड़ आता है, एक उत्कल आता है। क्या आता है? उत्कल आता है। द्रविड़, उत्कल, हिमाचल, सारे ये सब सारे जिक्र, इन सारी भाषाओं मतलब शब्दों का जिक्र होता है। तो द्रविड़ जो हमारा होता है दोस्तों, ये भारत की जो दक्षिणी हिस्सा होता है, ये उधर की भाषाएं शैली होती है। द्रविड़ किसे कहते हैं हम? जो दक्षिण भारत का हिस्सा होता है उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो उड़ीसा होता है उसे उत्कल कहा जाता है। फिर यहाँ दोस्तों हिमाचल हमारा कहाँ पे होता है? वहां पे होता है। फिर सतपुड़ा इधर रेंज इधर आता है। तो द्रविड़ शैली की बात करें दोस्तों, द्रविड़ भाषा की, तो द्रविड़ भाषा यानी कि दक्षिण भारत में हमने क्या देखा, दक्षिण भारत की कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो तमिल हमारा कहाँ पे बोला जाता है? दक्षिण में बोला जाता है। तेलुगु हमारा कहाँ पे बोला जाता है? दक्षिण में बोला जाता है। मलयालम कहाँ पे बोला जाता है? दक्षिण में बोला जाता है। फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम और एक हमने क्या देखा था, कन्नड़। तो ये चार भाषाएं मेनली क्या है दोस्तों, द्रविड़ भाषा पर आधारित है। क्या है? द्रविड़ भाषा पर आधारित है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा द्रविड़ है? अगर उड़िया की बात करें तो ये हमारा उत्कल की भाषा शैली हो जाएगा। उड़िया हमारा कहाँ का हो जाएगा? उत्कल का हो जाएगा। उत्कल का हो जाएगा। तो यहाँ पे तमिल क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, तमिल है। कौन है? तमिल है। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो नौ नौ एयरलाइनों को दोस्तों राष्ट्रीयकरण का किया गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया था। नेशनलाइजेशन किया गया था 9 एयरलाइनों को। एयर इंडिया होगा दोस्तों, यहाँ पे इंडूरा गलत लिख गया, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया की यात्रा प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा, यानी कि जमशेदजी रतन टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने के 7 वर्ष डैश में शुरू हुई थी। यानी कि दोस्तों जो एयर इंडिया पहले था वो जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू किया गया था। के द्वारा शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? 1932 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1932 में शुरू किया गया था। इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को कितने स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है? स्तंभों में वर्णित किया गया है। तो 5 स्तंभों में वर्णित किया गया है। 5 स्तंभों में वर्णित किया गया है। ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? किस राज्य का राजकीय फूल है? तो उत्तराखंड का है। कहाँ का है दोस्तों? उत्तराखंड का है। निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बीट पेट्रोल गश्त की शुरुआत की है? गश्त की शुरुआत की है। तो ये हमारा दोस्तों उस टाइम करेंट अफेयर के रूप में शुरू किया गया था। तो कहाँ पर करेंट अफेयर के रूप में पूछा गया था, तो वो कहाँ पर है? केरल में शुरू किया गया था। 2011 की 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान क्या है? तेलुगु का स्थान क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से तेलुगु का स्थान जो था कितने नंबर पे था? 4th नंबर पे था। कितने नंबर पे था? 4th नंबर पे था। अब देखिए दोस्तों, अगर हम भाषा की 2011 जनगणना के अनुसार बात करें दोस्तों, तो 1 नंबर पे जो भाषा बोली जाती थी वो क्या है? हिंदी। वो क्या है? हिंदी भाषा है। जो कि कितना प्रतिशत दोस्तों? भारत के 43.63% के आसपास लोग कितने बोलते थे? हिंदी बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदी। और दूसरे नंबर पे बोले जाने वाली भाषा क्या है दोस्तों? बंगाली है। क्या है? दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा क्या है? बंगाली है, जो कि कितना है? 8.03% है। 8.03% है। और तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा क्या है दोस्तों? मराठी है। कौन सी है? मराठी है, यानी कि 6.83% बोली जाती है। और चौथे नंबर पे दोस्तों हमने अभी देखा कि कौन सा है? तेलुगु भाषा है। कौन सा है? तेलुगु भाषा है। तो तेलुगु भाषा कितने प्रतिशत बोला जाता है दोस्तों? 6.7%। 6.7%। और अगर 5वें नंबर की बात करें दोस्तों, तो तमिल बोला जाता है। 5वें नंबर पे तमिल बोली जाती है। पांचवें 5वां नंबर पे दोस्तों कौन भाषा?
तमिल भाषा बोली जाती है, जो कि कितना है 5.7% बोली जाती है। तो सबसे पहले जो भाषा 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या था? सबसे बोली जाने वाला भाषा क्या था? हिंदी था, फिर बंगाली था, फिर मराठी था, फिर तेलुगु था। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामुदायिक मस्जिद में डैश को की जाने वाली प्रार्थना जुम्मे की नमाज कहलाती है। जुम्मे की नमाज कहलाती है। तो दोस्तों ये शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को जुम्मा पढ़ते हैं, जिसे नमाज कहते हैं, जुम्मा या नमाज कहते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है तथा द्रविड़, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की भाषा से प्रभावित है? से प्रभावित है, से प्रभावित है। तो ये हमारा कौन भाषा है दोस्तों? यानी कि देखिए, यानी कि मिक्स भाषा है। क्या है? मिक्स भाषा है। संस्कृत भी मिक्स है वंशज के अनुसार, तथा द्रविड़ भी मिक्स है, अरबी भी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी सब मिक्स है, मिक्स यानी कि मिक्स हो जाता है भाषा। तो वो कौन सी भाषा है हमारा दोस्तों? हिंदी भाषा से ही प्रभावित है। सारी भाषाएं क्या है? हिंदी भाषा से द्वारा ही प्रभावित है और हिंदी का ही वंशज के रूप में जाना जाता है। हिंदी धर्म हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवता को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है? जगत के पालक और संरक्षक को माना जाता है। तो दोस्तों जगत के पालक की बात करें तो किसे माना जाता है? तो वो विष्णु भगवान को माना जाता है। भगवान विष्णु को माना जाता है। भगवान विष्णु को माना जाता है। अगर देवी लक्ष्मी की बात करें दोस्तों, तो इन्हें क्या धन की देवी माना जाता है? देवी लक्ष्मी की बात करें तो ये इसे क्या धन की देवी, और सरस्वती माता की बात करें दोस्तों तो ये विद्या की देवी मानी जाती है। विद्या विद्या की देवी विद्या की देवी मानी जाती है। और भगवान शिव की बात करें दोस्तों तो ये हमारे संहार के देवता माने जाते हैं। संहार के देवता माने जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत विनाश करने पे आ जाते हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ की संहार के देवता कहा जाता है। देश में तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया स्टार्टिंग में ही दोस्तों, हमने भाषा से शास्त्रीय भाषा के बारे में बता दिया था। तो तमिल भाषा को कब पारित किया गया था? 2004 में। और 2005 में किसे शामिल किया गया था? संस्कृत को शामिल किया गया था। हमने डिटेल से दोस्तों स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बता दिया है। बाइबिल में कितने नियम हैं? बाइबिल में कितने नियम है? बाइबिल में कितने नियम है? तो बाइबिल की बात करें दोस्तों तो बाइबिल में 2 नियम है। क्या है? 2 नियम है। 2 नियम है। तो 2 नियम क्या कहता है दोस्तों? जो पहला नियम है वो क्या है? यहूदियों के स्रोतों पर आधारित है। जो यहूदी लोग थे तो यहूदी के स्रोतों पर आधारित है। यहूदी के यहूदी के स्रोतों पर आधारित है। और दूसरा जो है दोस्तों यूनानियों के स्रोतों पर आधारित है। किसके? यूनानी के स्रोतों पर आधारित है। पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? मजलिस ए शुरा है। क्या है? मजलिस ये शुरा। मजलिस ये शुरा है। कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और हॉब्स किसने बनाए थे? कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और हॉब्स हॉब्स किसने बनाए थे? किसने बनाए थे? तो ये किसने बनाए थे दोस्तों? ये हमारे विल वॉटरसन द्वारा बनाया गया था। विल वॉटरसन द्वारा बनाया गया था। आईएसआई का पूरा नाम क्या है? आईएसआई का पूरा नाम क्या है? तो आईएसआई का पूरा नाम की बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस। मालाबार पाक कला किस भारतीय राज्य में संबंधित है? मालाबार पाक कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं ये हमारा भारत का क्या है? निचली हिस्सा है। और ये हमारा ऊपर से कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा भारत का क्या है दोस्तों? निचली हिस्सा है। तो जो भारत का निचली हमारा हिस्सा होता है दोस्तों, तो केरल का जो तट होता है,
जो यहाँ पे दोस्तों केरल का जो हिस्सा होता है इसे क्या कहा जाता है, मालाबार कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो तटीय सीमा है उसे मालाबार तट कहा जाता है। और ये जो तमिलनाडु के साइड है दोस्तों, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। और उड़ीसा वाला क्षेत्र जो होता है दोस्तों, उसको उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, उसे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। और अगर महाराष्ट्र वाले की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे जो कर्नाटक, सॉरी, ये गोवा का क्षेत्र है, उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट या तो सह्याद्री तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण या तो सह्याद्री तट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा, मालाबार तट, मालाबार पाक कला की बात किया जा रहा है। तो मालाबार हमारा कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है। तो केरल यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों हम, और केरल को दोस्तों मसालों का नगर या तो शहर कहा जाता है, ये भी मालूम होना चाहिए। मसालों का शहर या तो नगर कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर कौन से दो शब्द मुद्रित किए गए हैं, कौन से दो शब्द मुद्रित किए गए हैं। तो पहला शब्द, दो शब्द क्या है दोस्तों, जय हिंद। दो शब्द क्या है, जय हिंद। तो दो डाक टिकट पर क्या, जय हिंद मुद्रित किए गए हैं। भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड है। क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है। वो क्या है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है। अब अगर दोस्तों इसकी भोपाल की त्रासदी की बात करें, तो ये कब हुआ था, ये कब हुआ था। तो ये 1984 में हुआ था। क्या हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 1984 में हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का सही आंसर हो गया। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है ना, 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में हुआ था। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। तो ये दोस्तों 1986 में, यानी कि भोपाल त्रासदी के ठीक 2 साल बाद हुआ था। ठीक 2 साल बाद हुआ था। ठीक 2 साल बाद हुआ था। अगर चेरनोबिल परमाणु की आपदा की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये रूस में हुआ था। कहाँ पे, रूस में हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, यूएसएसआर उस टाइम पे बोला जाता था, सोवियत संघ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनमें से कौन सा युद्ध हुआ है, कौन सा युद्ध हुआ है स्वतंत्र होने के बाद। यानी कि दोस्तों भारत का, जब भारत आजाद हो गया था, भारत आजाद हो गया था उस टाइम की बात हो रहा है। भारत के आजाद होने के बाद कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पहला विश्व युद्ध की बात करें, तो ये कब लड़ा गया है, 1914 से 18 के बीच लड़ा गया है। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें दोस्तों, तो 1939 से 44 के बीच में लड़ा गया है, 1944 के बीच में लड़ा गया है। लेकिन दोस्तों अगर ये गल्फ युद्ध की बात करें, तो गल्फ युद्ध कब हुआ है, तो 1990 से 91 के आसपास हुआ है। 1990 के 91 के ये आसपास में हुआ है। और बोयर युद्ध की बात करें दोस्तों, तो ये कब लड़ी गई है, ये 90 सॉरी, बोयर युद्ध की बात करें दोस्तों, तो ये कब लड़ी गई है, 1899 से 92 यानी कि 02 यानी कि 1902 तक लड़ी गई थी। 1899 से 1902 तक यानी कि लड़ी गई थी। और यहाँ पे ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका के, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका के किसानों द्वारा लड़ी गई थी। किसके द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के किसानों द्वारा लड़ी गई थी। दक्षिण अफ्रीका के किसानों द्वारा लड़ा गया था ये, दक्षिण अफ्रीका के किसानों द्वारा लड़ा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों अब ऑप्शन को आप देख सकते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा। जैसे कि हमें क्या बोला गया कि स्वतंत्र होने के बाद, तो हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ है, 1947 को अलग हुआ, आजाद हुआ है। 1947 को हमारा भारत देश क्या हुआ है, आजाद हुआ है, अलग हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। क्या हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। तो 1900, ये हमारा सब क्या है, ये सारे के सारे आजादी से पहले लड़े गए युद्ध है। लेकिन गल्फ युद्ध की बात करें तो 1990 से 91 के बीच लड़ी गई है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। में से कौन सा निर्विज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है।
एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है। तो इंदिरा गांधी संग्रहालय, इंदिरा गांधी संग्रहालय नहीं दोस्तों, इंदिरा गांधी संग्रहालय नाम नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी नेशनल, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल, नेशनल ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन म्यूजियम, ह्यूमन म्यूजियम, ह्यूमन म्यूजियम, इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, सी नंबर का हो जाएगा। महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत के युद्ध को देखने के लिए देवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था, और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था। तो वो कौन था दोस्तों, संजय था। कौन था, संजय था। क्या था दोस्तों उसका नाम, संजय था। हेनरी और द डिस्प्लेड जैसे लघु फिल्मों का उपयोग डैश बाजार के लिए किया गया है, डैश बाजार के लिए किया गया है। तो वो दोस्तों वी आर प्रौद्योगिकी यानी कि वी आर टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। यानी कि वी आर का मतलब क्या है दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, रियलिटी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। इतिहासकार, इतिहासकार या क्रोनिकलर एक ऐसा व्यक्ति था जो डैश था, डैश था, क्रोनिकलर, क्रोनिकलर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, इसकी बात करें दोस्तों, तो वो कौन थे, राजा के लिए वृत्तांत लिखता था, यानी कि राजा पर आधारित वो राजा की दोस्तों जीवनी को लिखा करता था, उनसे सारी घटनाओं को लिखा करता था। तो यहाँ पे बी नंबर का, इतिहासकार का मतलब क्या है दोस्तों, जिस दरबार में कोई राजा के दरबार में रहता है, कोई कवि या इतिहासकार रहता है, तो उस राजा के बारे में वृत्तांत लिखता है कि उस राजा ने क्या क्या किया। और अधिकतर ऐसा होता है कि दोस्तों जो इतिहासकार होता है, जो राजा होता है उसी के पक्ष में लिया जाता है, क्योंकि राजा वो खुद लिखवाता है। तो राजा के खिलाफ जो बुरा होता है राजा के लिए, तो वो राजा नहीं लिखवाता है, तो वृत्तांत लिखवाता है, तो को राजा के लिए वृत्तांत लिखता है इतिहासकार। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी, किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी, भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। तो देखिए दोस्तों चार्ल्स, यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो जेबीएस हल्दाने, जेबीएस हल्दाने ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी, भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। और इसकी सदस्यता दोस्तों उन्होंने कब ली थी, इसकी सदस्यता उन्होंने कब ली थी, तो 1957 में ले चुका था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1936 में, यानी कि 1936 में हुई थी, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुने, इनमें से भिन्न को चुने, इनमें से भिन्न को चुने। तो देखिए दोस्तों भिन्न का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हीरक जयंती की बात करें, तो हीरक जयंती की 75वीं वर्षगांठ थी। 2016 में क्या था दोस्तों, जो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2016 में क्या था, उसकी 75वीं वर्षगांठ थी, 75वीं वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ था, 75वीं वर्षगांठ था, लेकिन यहाँ पे 65वीं वर्षगांठ दिया गया है, जो कि गलत है। बाकी ये स्वर्ण जयंती 50वीं वर्षगांठ है, ये भी सही, ये सही है। 40वीं वर्षगांठ रूबी जयंती, ये सही है। 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ए नंबर का गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, एकीकृत किया, एकीकृत किया, तो वो हमारे कौन थे दोस्तों, ग्वांग नाम ग्याल थे, ग्वांग नाम ग्याल थे। एक मोवियस ट्रीफ क्या है, एक मोवियस ट्रीफ क्या है, मोवियस ट्रीफ क्या है, आकाशगंगा में एक सुराख है, नहीं दोस्तों, अगर आकाशगंगा में सुराख है, बिल्कुल नहीं, ये एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होता है, वो मोवियस स्ट्रीप कहता है, कहा जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? कहाँ नियुक्त किया गया था? तो उन्हें दोस्तों कहाँ पे नियुक्त किया गया था? एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। अगर हम दोस्तों दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। नाम से जाने जाते हैं। जाने जाते हैं। जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को सामान्यतः समाज के लिए सही नहीं माना जा सकता है? समाज के लिए सही नहीं माना जा सकता है। निम्नलिखित में से किस एक को सामान्यतः समाज के लिए सही नहीं माना जा सकता है? सही नहीं माना जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों ये दोस्तों हमारे बहुत दुविधा वाला क्वेश्चन बन जाता है। बहुत दुविधा का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या हमारे समाज के लिए बाल विवाह सही है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या दहेज प्रथा भी हमारे लिए समाज में सही है क्या? ये भी नहीं। वयस्क मताधिकार ये सही है, ये समाज के लिए वयस्क मताधिकार ये सही है, चलो ठीक है, ये सही है। क्या अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत क्या हमारे समाज के लिए सही है क्या? ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात समझिए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया? समाज के लिए सही नहीं माना जा सकता है। सही नहीं माना जा सकता है। तो इसमें से दोस्तों अब क्या ऑप्शन चुन सकते हैं? तो अभी भी दोस्तों छुआछूत थोड़ा बहुत हो तो चलेगा। दहेज प्रथा भी दोस्तों अभी भी थोड़ा बहुत चलता है। क्या होता है? चलता है। लेकिन बाल विवाह की बात करें दोस्तों, तो भारत सरकार बाल विवाह अधिनियम भारत सरकार बाल विवाह अधिनियम अधिनियम 2006 के तहत बाल बाल अरे भारत सरकार बाल विवाह अधिनियम दोस्तों 2006 के तहत बाल विवाह को सामान्यतः समाज के लिए सही नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? मुख्यतः प्रयोग की जाती है। तो क्या प्रयोग की जाती है दोस्तों? अगर मानव विज्ञानियों की बात करें, जैसे कि मनुष्यों के बारे में जानना है हमें, अगर मनुष्य के बारे में किसी, जैसे कि दोस्तों कोई गांव के बारे में हमको जानना है, तो क्या हम गांव के बारे में कोई शहर में बैठे बैठे वहां के बारे में जान सकता है क्या? नहीं जान सकता है। किसी मनुष्य को गांव के मनुष्य लोग कैसे रहते हैं या आदमी कैसे जीवन यापन करते हैं वहां के बारे में जानना है, या उनकी नीतियों या कला के बारे में जानना है, या उनके त्योहारों के बारे में जानना है, उनके फंक्शनों के बारे में जानना है, तो उसके जीवनयापन के बारे में जानना है, तो दोस्तों हम शहर में बैठे बैठे कमरे से नहीं जान सकते हैं वास्तविक चीज। तो हमें ये जानने के लिए क्या होगा? जमीनी स्तर पर जाना होगा और वहां पे पहुंचना होगा, यानी कि फील्ड वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे या जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? से क्या कहा जाता है? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है, यानी कि रिलेटिविटी कल्चरल रिलेटिविटी की से मतलब को कहा दृष्टिकोण को कहा जाता है। भूगणित क्या है? भूगणित क्या है? तो जैसे कि देखिए, भू मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। भू मतलब क्या हो गया? पृथ्वी या तो धरती। पृथ्वी या तो धरती। तो क्या वैमानिकों मतलब क्या था? जहाज। तो क्या जहाज के बारे में हम जानेंगे तो वो हमारा वो क्या हो जाएगा? वो तो फिर हेलीकॉप्टर मतलब कि एरोप्लेन वगैरह के बारे में जानकारी वैमानिक की शाखा को एक प्रशाखा को बताता है। हिम पर्वत, यानी कि ये पर्वत के बारे में बताता है, तो क्या ये हमारे भूगणित के बारे में बता रहा है क्या? पहाड़ों का अध्ययन ये भी नहीं होगा, यानी कि ये कुछ भी नहीं होगा तीनों में से। गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित हो, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भूगणित की बात करें दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? जियोडेसी। क्या बोलेंगे? जियोडेसी। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? किस देश का था? तो ये दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था।
अब देखिए दोस्तों, अगर टाइटैनिक की बात करें तो ये 12 अप्रैल सॉरी 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 10 अप्रैल 10 अप्रैल दोस्तों 1912 को क्या हुआ था, रवाना हुआ था। क्या हुआ था, रवाना हुआ था। लेकिन ठीक 4 दिन बाद दोस्तों ये क्या हुआ, एक बर्फ के जो हिम होता है ना दोस्तों, जैसे कि बर्फ जो होता है उससे टकरा करके, जिसे हम हिमशिला कहते हैं, हिमशिला से टकरा के हिमशिला से टकराया हिमशिला से टकराने पर इसका अंत हो गया, जिसमें से दोस्तों लगभग 1500 से 17 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1517 लोगों 1517 लोगों की दोस्तों मृत्यु या तो डेथ हो गई थी, मृत्यु या तो डेथ हो गई थी। विश्व की प्रथम ट्रेन पर अस्पताल अर्थात लाइफलाइन एक्सप्रेस की प्रथम ट्रेन यात्रा कब प्रारंभ हुई, यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये दोस्तों हमारा 16 जुलाई 1991 यानी कि 1991 में शुरू हुई थी। 1991 में शुरू हुई थी 1991 में शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है, ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर ब्लैक ब्यूटी की बात करें तो किसे, क्या पंचतंत्र में कुएं का नाम है? बिल्कुल नहीं। कच्चे रूप में पेट्रोल? बिल्कुल नहीं। रेफेंजेल का दूसरा नाम है? ये भी नहीं है दोस्तों। मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर, तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कोयले के रंग के पत्थर को ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस कार्सिनोस से उत्पन्न हुआ था, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है हमारा दोस्तों? कैंसर का मतलब क्या होता है? केकड़ा होता है। क्या होता है? केकड़ा होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इनकास इनकास द्वारा किया गया था? इनकास द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? माचू पिचू द्वारा किया गया था। तरल या लिक्विड कागज क्या है? कागज जो गीला नहीं होता है, कागज जो गीला नहीं होता है। देखिए जो गीला नहीं होगा वो तो फिर लिक्विड फॉर्म में ही होगा, वो तो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लंब रूप पुनर्संरचना उपाय यानी कि वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग मेथड है? वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग मेथड है। तो नौकरी कार्यवर्तन, जॉब रोटेशन? नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा नौकरी संवर्धन क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है? मान्यताओं का घोतक है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? संस्कृति है। विकल्प का मतलब क्या है दोस्तों? अगर संस्कृति सीखना हो या साझा करना हो तो हम अपनी क्या, कहीं छाप छोड़ना हो कुछ, तो अपनी संस्कृतियों को हम छोड़ सकते हैं। पोलियार्की 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 शब्द रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूप में व्याख्या के लिए प्रयोग किया था, जिसमें जिसमें यह राय के बहुसंख्यक मतभेद को अपेक्षाकृत सरल विकल्पों से में कम कर देता है? बिल्कुल नहीं। यह व्यक्ति को लोकतांत्रिक मॉडल की बुनियादी इकाई में के रूप में लेता है? बिल्कुल नहीं। लोग अपने निरूपण के माध्यम से भाग ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अंतिम ऑप्शन हमारा क्या दिया गया दोस्तों? लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम में कार्य करते हैं, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देशव्यापी अभियान यानी कि ऑपरेशन स्माइल डैश से संबंधित है, डैश से संबंधित है। तो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है? नहीं दोस्तों। युद्ध विधवाओं से संबंधित है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। स्वतंत्र सेनानियों से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। लापता बच्चों के लिए दोस्तों ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया था, ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया था। और एक बात दोस्तों, जो स्माइलिंग बुद्धा की बात करें, स्माइलिंग बुद्धा जो ऑपरेशन था वो किस लिए था? तो परमाणु का जो पहला
परमाणु बम की बात करें दोस्तों, जो पहला परीक्षण पोखरण में किया जा रहा था, तो पहला परीक्षण का नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्व का सबसे बड़ा डैश नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ करेगा। तो वो क्या है? भारतवाणी शुरू करेगा। क्या करेगा? भारतवाणी शुरू करेगा। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो दोस्तों क्या है? सफेद और नीला कलर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कलर? सफेद और नीला कलर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित 4 जोड़ियों में से 3 जोड़ियां किसी ना किसी प्रकार एक समान है और एक जोड़ी भिन्न है। तो कौन सी जोड़ी बाकियों से भिन्न है? कौन सी जोड़ी बाकियों से भिन्न है? कॉइन्स, देखिए दोस्तों, कॉइन्स मतलब क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि न्यूमेरल संख्या से कॉइन्स के अध्ययनों को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ये सही है। ये क्या है? सही कथन है। स्टाम्प्स को पिरामिड्स कहते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर कोई स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है तो उसे फिलाटेलिस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। उसे फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। तो ये गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। बुक्स, यानी कि दोस्तों जो जिसे किताब पसंद होता है उसे बिब्लियोफिलिस्टिक कहते हैं। ये भी कथन क्या है? सही है। पोस्ट कार्ड्स को डेलिटियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये भी दोस्तों सही है। ये भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टाम्प के जो कलेक्शन को क्या कहा जाता है? फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। फिलुमेनिस्ट, मीनिस्ट नहीं बल्कि फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का गलत है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? शैली को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों चित्रलेखा कहते हैं, यानी कि हायरोग्लिफिक्स। हायरोग्लिफिक्स या तो चित्रलेखा कहते हैं। इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो, कि समाज का निर्माण हो। तो ये दोस्तों संरचनात्मक व्यवहारिकता है। क्या है? संरचनात्मक व्यवहारिकता से आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जो डैश का शताब्दी वर्ष चिन्हित करता हुआ एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वह भारत में प्राणी वर्ग की व्यवस्था का शीर्ष बिंदु है। शीर्ष बिंदु है। तो वो कौन सा है? वो कौन सा है? तो वो कौन सा है दोस्तों? वो हमारा क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, यानी कि एएसआई, तो ये दोस्तों पुरातात्विक विभाग है। जैसे कि कितने कोई पत्थर या कोई चट्टान अगर मिल जाता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया, तो हमें कैसे पता चला कि कितने पुराना है, कितने से कितने पुराना वर्ष का है? तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि पुरातात्विक विभाग द्वारा के बारे में बताता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य 9/11 के हमलों के बाद अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ एक हवाई बमबारी अभियान शुरू किया गया था। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन अस्थाई स्वतंत्रता। ऑपरेशन अस्थाई स्वतंत्रता रखा गया था। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसे हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है और जो महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति के हमले में पुलिस कंट्रोल रूम और उनके रिश्तेदार को संकट में कॉल करने की अनुमति देता है? अनुमति देता है। तो वो क्या है दोस्तों? हिम्मत है। कौन सा एप्लीकेशन का नाम क्या है? हिम्मत है। पोताला या पोताला महल का क्या महत्व है? पोटाला या पोताला महल का क्या महत्व है? क्या महत्व है? क्वीन राजवंश के राजमहल है? बिल्कुल नहीं। नेपाली प्रधानमंत्री का वर्तमान निवास है? बिल्कुल नहीं। श्रीलंका में पाए जाने वाले महल का ध्वंसावशेष है? बिल्कुल नहीं। दलाई लामा का सर्दियों के समय का दोस्तों पुराना आश्रय स्थल है। कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? पत्रिका का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति।
अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति, तो यहाँ पे सी नंबर का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, प्रसार भारती का मतलब क्या है, जो टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है, हमारा टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है। तो टेलीकम्युनिकेशन में दोस्तों हमारा सबसे पहले क्या आता है, ऑल इंडिया रेडियो आता है। और उसके बाद दोस्तों नेशनल टीवी जो हमारा दूरदर्शन आता है, क्या आता है, दूरदर्शन आता है। क्या आता है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आता है। तो ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है। बी ए एस एन BSNL दोस्तों, BSNL हमारा क्या आता है, प्रसार भारती के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन दोनों आने की, यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वहां मस्जिद अल हरम, मस्जिद अल हरम के नाम से जाना जाता है। सीडीएम का पूरा नाम क्या है, सीडीएम का पूरा नाम क्या है। तो सीडीएम का पूरा नाम क्या है दोस्तों, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी कि ए नंबर का पहले ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ललित कला एकेडमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी, किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी। तो देखिए दोस्तों, ललित कला ल, ललित ललित कला एकेडमी की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमारा क्या क्या आता है, पेंटिंग आता है, पेंटिंग आता है, और जो वास्तुकला आता है, पेंटिंग यानी कि चित्रकला और वास्तुकला, वास्तुकला चित्रकला, इस ये हमारा किसके अंतर्गत, ये हमारा क्या आता है, ललित कला, ललित कला एकेडमी के अंतर्गत में आता है, उद्देश्य से बनाया गया है। तो भारतीय संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने से प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल नहीं। चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर लिए। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है, RLWL का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, आर से हमारा क्या होता है, रिमोट होता है, रिमोट लोकेशन, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिससे जब हम कभी सफर करते हैं, तो सफर करते, ट्रेन में सफर करते, तो हमारा टिकट क्या होता है, कंफर्म नहीं होता है, टिकट कंफर्म नहीं होता है। लेकिन हम ट्रेन में जाते हैं, लेकिन ट्रेन में चलते चलते दोस्तों कुछ दूर जाने के बाद टीटी आके बताता है कि आपका टिकट कंफर्म हो चुका है। तो वो हमारा क्या होता है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास के साथ संबंधित है, के साथ संबंधित है। तो ये हमारा दोस्त 3M से संबंधित है, किससे, 3M से संबंधित है। मोटेरसी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है, मोटेरसी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है, बुनियादी अवधारणा क्या है। तो यात्रा द्वारा खोज करना, बिल्कुल नहीं। स्वप्न देखना, वार्तालाप करना, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था, रॉक गार्डन का विकास किसने किया था। तो नेकचंद ने किया था, किसने किया था, नेकचंद ने किया था। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है, किस प्रकार की सरकार है, किस प्रकार की सरकार है। तो संसदीय लोकतंत्र सरकार है, क्या है, संसदीय लोकतंत्र सरकार है। फिलहाल तो दोस्तों अभी वहां पे कोई संसद वगैरह नहीं है, क्योंकि वहां पे तख्ता पलट हो चुका है बांग्लादेश में। तो वहां पे जैसे शेख हसीना वहां पे प्रधानमंत्री थी, उसे जबरदस्ती वहां के जनता या सेनाओं ने इस्तीफा दिला के इस्तीफा दिलवाया है। उस किले का नाम बताइए जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया था, सम्मान में बनाया गया था, सम्मान में बनाया गया था। तो वो हमारा दोस्तों न्यूसवेरेंस्टीन कैसल है, न्यूस न्यूसवार्नस्टीन कैसल है। अनंत पाइप द्वारा
शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो अमर चित्र कथा कहा जाता है। अमर चित्र कथा कहा जाता है। पीएनआर का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम क्या है? पूरा नाम का मतलब क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म यानी कि पीएनआर। पीएनआर तो पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पैसेंजर 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 नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जब हम दोस्तों टिकट बुक करते हैं, टिकट बुक करते हैं तो हम ये एक नंबर दिया जाता है जिससे हम अपना टिकट को चेक कर सकते हैं कि हमारा बोगी कौन सा है, हमारा टिकट सीट नंबर कौन सा है, हमारा टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये पीएनआर नंबर से हम चेक कर सकते हैं। ट्रेन का टिकट जब बुक करते हैं तब तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। तो रेलवे में सार्वजनिक संख्या है? बिल्कुल नहीं, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड है। यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में एक काम करता है? किस रूप में एक काम करता है? तो ये क्या है दोस्तों? एक हमारा संग्रहालय है, एक म्यूजियम है। क्या है? संग्रहालय का मतलब क्या? म्यूजियम है हमारा एक। क्या है? म्यूजियम है। +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? तो +91 दोस्तों हमारा भारत का क्या है? कॉलिंग कोड है। जैसे कि दोस्तों अगर हम कहीं किसी को फोन करते हैं, सिर्फ हम नंबर डायल के कॉल करते हैं। क्या करते हैं? जैसे किसी को हम कॉल कर रहे हैं, जैसे 99 600 यानी कि 00 या 766 कुछ इस प्रकार से नंबर 2 4 6 8 10 ये कुछ 10 नंबर का होता है। लेकिन जब हम कॉल करते हैं तो उसके नंबर पे ये +91 शो करता है। इससे यह पता चलता है कि यह कोड जो है भारत से ही कॉल किया गया है और ये इंडियन कॉलिंग कोड है, कंट्री कॉलिंग कोड है। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तिब्बत का एक प्रधान रसोइया था? बिल्कुल नहीं, एक चीनी दार्शनिक था। एक चीनी दार्शनिक था। किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट दी थी? भेंट दी थी। भेंट का मतलब दोस्तों गिफ्ट के तौर पर। किस तौर पर? गिफ्ट के तौर पर। यानी कि फ्रांस ने भेंट दिया था किसको? यूएसए को, यानी कि अमेरिका को। शुरुआती रॉक संगीत को रिकॉर्ड और प्रमोट करने वाले मेम्फिस मेम्फिस संगीत निर्माता डैश है। डैश है यानी कि दोस्तों वो कौन है? तो सैम फिलिप्स है। सैम फिलिप्स है। दुनिया की पहली रोबोट स्की दुनिया की पहली रोबोट स्की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक और प्रस्तावक कौन है? प्रस्तावक कौन है? तो श्री श्री रविशंकर श्री श्री रविशंकर हैं। किसने कहा धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है। हर दिन आपको इस पर काम करने की जरूरत है। हर दिन इसमें काम करने की जरूरत है। तो ये एकनाथ ईश्वरन ने कहा था। एकनाथ ईश्वरन ने कहा था। दाल बाटी चूरमा डैश व्यंजनों के सबसे प्रमुख खाद्य सामग्री पदार्थों में से एक है। तो देखिए दोस्तों अगर दाल बाटी चूरमा की बात करें तो ये राजस्थान का दोस्तों फेवरेट भोजन है। ये क्या है? फेवरेट भोजन है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का क्या है? लिट्टी चोखा है। बिहार का क्या है? लिट्टी चोखा है। बिहार का लिट्टी चोखा है। उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान का क्या है? दाल बाटी चूरमा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण प्राधिकरण यानी कि FSSAI किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का निकाय है। निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था? नाम में क्या रखा है? यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह सुगंध ही देगा। तो ये किसने कहा था दोस्तों? विलियम शेक्सपियर ने कहा था।
किसने कहा था? विलियम शेक्सपियर ने कहा था। कौन सा मंत्रालय भारत में गो हत्या करने को नियंत्रित करता है? करने को नियंत्रित करता है, तो वो हमारा दोस्तों कौन है? पर्यावरण मंत्रालय है। कौन मंत्रालय दोस्तों? पर्यावरण मंत्रालय है। पर्यावरण मंत्रालय को दोस्तों अगर बात करें हम, तो डीपीएसपी के अंतर्गत में रखा गया है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। और इसे दोस्तों अनुच्छेद 49 या अगर गो हत्या की बात करें दोस्तों, तो डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 48 या अनुच्छेद जो 48 है, गाय गाय हत्या पर रोक के बारे में बताता है। यानी कि गाय हत्या पर रोक, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48। वेटिकन में के भव्य समारोह में पोप फ्रांसीसी द्वारा 4 सितंबर 2016 को डैश को संत की उपाधि दी गई थी। डैश को संत की उपाधि दी गई थी, तो मदर टेरेसा को, किसे दोस्तों? मदर टेरेसा को दी गई थी। ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था? जिसने अपने पूरी जीवन में सब्जी विक्रेता, घरेलू मददगार और मजदूर के रूप में काम किया। मजदूर के रूप में काम किया, तो वो कौन है दोस्तों? तो वो हमारा दोस्तों कौन है? सुभाषिनी मिस्त्री है। कौन है? सुभाषिनी मिस्त्री है। सुभाषिनी मिस्त्री है। श्रीखंड एक भारतीय मिठाई है जो पानी निकाले हुए, श्रीखंड एक भारतीय मिठाई है जो पानी निकाले हुए दही से बनता है। और इस व्यंजन में मुख्य मिठाई में से एक है। मुख्य मिठाई में से एक है। तो ये कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्रियन है। कहाँ का है? महाराष्ट्रियन है। जैसे कि दोस्तों बंगाल की बात करें, तो बंगाली लोगों के लिए क्या है? रसगुल्ला मिठाई प्रसिद्ध है। किस अवधि को भारतीय थिएटर के लिए पुनर्जागरण की अवधि के रूप में माना जाता है? अवधि के रूप में माना जाता है, तो 1965-75 को माना जाता है। 1965-75 को माना जाता है। तो आज हम दोस्तों इतने क्वेश्चन को करेंगे। कल हम क्या करेंगे दोस्तों? स्टैटिक जीके से जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसा हमने बताया हिस्ट्री वगैरह को शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल या अच्छा लगा होगा, ये सहायक साबित हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये अच्छा लगता है वीडियो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो का पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।